मैं डॉक्टर सुशील पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री विश्वनाथ पीजी कॉलेज कलान, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बीए सेकेंड ईयर में अर्थशास्त्र पढ़ाऊँगा। बीए सेकेंड ईयर में अर्थशास्त्र में 2 पेपर होते हैं और उन दोनों पेपरों का नाम इस प्रकार है। पहले पेपर का नाम है राष्ट्रीय आय विश्लेषण। राष्ट्रीय आय विश्लेषण मुद्रा एवं बैंकिंग। मुद्रा एवं बैंकिंग। और द्वितीय पेपर का नाम है राजस्व एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ये जो पहला पेपर है राष्ट्रीय आय विश्लेषण का मुद्रा एवं बैंकिंग, इसको पढ़ाएंगे डॉक्टर विनय सिंह। और जो दूसरा पेपर है राजस्व एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इसको मैं स्वयं पढ़ाऊंगा, यानी डॉक्टर सुशील पटेल। तो इस प्रकार से मैं जो द्वितीय पेपर राजस्व एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पढ़ाऊंगा, आज उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो इसमें सबसे पहले राजस्व के संदर्भ में व्याख्या किया जाएगा। राजस्व शब्द संस्कृत के 2 शब्दों के योग से बना हुआ है। राजस्व संस्कृत के राजन धन स्व से बना हुआ है। राजन का अर्थ होता है राजा। राजन का अर्थ होता है राजा और स्व का अर्थ होता है धन। स्व का अर्थ होता है धन। इस प्रकार जो है राजस्व का अर्थ हुआ राजा का धन। चूँकि राजा समाज का किसी क्षेत्र विशेष का मुखिया होता है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी होता है कि वह अपने समाज के, अपने क्षेत्र के लोगों के उत्थान के लिए, भलाई के लिए, कल्याण के लिए, लोगों के सुखमय जीवन बनाने के लिए उसको भारी मात्रा में धन की आवश्यकता होती है। तो इसलिए राजा जो है किन किन मदों से कैसे धन प्राप्त करेगा और उस प्राप्त धन को फिर पुनः किस प्रकार से अपने समाज पर, क्षेत्रवासियों पर व्यय करेगा कि उनका अधिक से अधिक कल्याण हो, उनका अधिक से अधिक विकास हो, उनका अधिक से अधिक उत्थान हो। इस प्रकार से राजा उस प्राप्त धन को व्यय करने का प्रयास करता है। और इसी राजस्व को हम अंग्रेजी में राजस्व को अंग्रेजी में पब्लिक फाइनेंस के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में पब्लिक फाइनेंस के नाम से जानते हैं। इसमें जो पब्लिक शब्द है, पब्लिक से आशय होता है जन समूह का प्रतिनिधित्व करने वाला सरकार। पब्लिक का अर्थ होता है जन समूह का प्रतिनिधित्व
करने वाला सरकार और फाइनेंस का अर्थ होता है धन, और फाइनेंस का अर्थ होता है मौद्रिक आय या धन, या धन की आय एवं व्यय से, या धन की आय एवं व्यय से। इस प्रकार से हम पब्लिक फाइनेंस, जो कि राजस्व का ही अंग्रेजी रूप है, इस पब्लिक फाइनेंस को हम सार्वजनिक वित्त के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार से सार्वजनिक वित्त या राजस्व दोनों एक ही है। सार्वजनिक वित्त जो होता है सरकार की आय व्यय का विवरण होता है, यानी सरकार जो है कहाँ से आय प्राप्त करेगा, किन किन माध्यमों से आय प्राप्त करेगा, और उसे पुनः जनता पर किस प्रकार से खर्च करेगा कि जनता का अधिक से अधिक कल्याण हो सके, जनता का अधिक से अधिक विकास हो सके। धन प्राप्त करने के संदर्भ में जैसे सरकार जनता के ऊपर टैक्स लगाता है, जनता के ऊपर जुर्माना लगाता है, जनता को दंड देता है कोई अपराध करने पर, और जरूरत पड़ने पर जनता से वह ऋण भी लेता है। तो यह जो है आय प्राप्त करने के माध्यम होते हैं। और जो दूसरा है व्यय, सरकार जो आय प्राप्त हुआ है इसको पुनः जनता के ऊपर उसको व्यय करता है, और उसका व्यय करने का उद्देश्य है अधिकतम सामाजिक कल्याण में वृद्धि करना, यानी समाज का विकास करना, समाज का उत्थान करना। समाज के उत्थान करने के लिए ही सरकार ने विभिन्न स्रोतों से, विभिन्न माध्यमों से आय प्राप्त किया हुआ है, और पुनः उसी आय को जनता के ऊपर वह इस प्रकार से व्यय करता है कि समाज के लोगों का अधिक से अधिक उत्थान हो, विकास हो, उनके कल्याण में वृद्धि हो, उनके जीवन स्तर में सुधार हो। तो यह जो है था आपका जो है राजस्व या पब्लिक फाइनेंस का आशय। अब जो है राजस्व का कुछ अर्थशास्त्रियों ने कुछ विशेष परिभाषाएं भी दिया हुआ है, जिसका मैं कुछ उल्लेख करूंगा। डाल्टन के अनुसार राजस्व लोक सत्ताओं के आय एवं व्यय से है। यह आय एवं व्यय एक दूसरे के समायोजन करते हैं। समायोजन
करते हैं। इसी प्रकार से दूसरा परिभाषा है हिंडले सिराज का। हिंडले सिराज हिंडले सिराज के अनुसार राजस लोक सत्ताओं के कोषों के व्यय एवं प्राप्त करने के निहित प्राप्त करने के निहित सिद्धांतों का अध्ययन है। सिद्धांतों का अध्ययन है। तो ये था राजस का परिभाषा। राजस की जो परिभाषा विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने जो दिया हुआ है, इसमें मतभेद है। सबने अपने अपने हिसाब से राजस की परिभाषा दिया हुआ है, लेकिन अंतोगत्वा हम देखें तो सबका निचोड़ एक ही है। सबका निचोड़ यह है कि राजस्व से तात्पर्य होता है सरकार के आय व्यय का विवरण प्रस्तुत करना। यही सभी परिभाषाओं का निचोड़ है। अब हम जो है राजस्व का जो विषय सामग्री है उस पर हम प्रकाश डालना चाहते हैं। राजस्व का विषय सामग्री राजस्व का विषय क्षेत्र या विषय सामग्री यानी राजस्व के अंतर्गत क्या क्या विषय आते हैं, किन किन चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं, उसका उल्लेख किया जाता है। तो राजस्व के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र आते हैं। उनमें से पहला है सार्वजनिक आय। सार्वजनिक आय और दूसरा विषय है सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक व्यय और तीसरा है सार्वजनिक ऋण। सार्वजनिक ऋण और चौथा है संघीय वित्त व्यवस्था। चौथा है वित्त प्रशासन। वित्त प्रशासन और पांचवा है आर्थिक स्थिरता एवं विकास। आर्थिक स्थिरता एवं विकास, या इसको हम
राजकोष नीति के नाम से भी जानते हैं, या राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति। अगला आपका है छठा, संघीय वित्त। संघीय वित्त संघीय वित्त व्यवस्था तो इस प्रकार से राजस्व की विषय क्षेत्र के अंतर्गत या विषय सामग्री के अंतर्गत इतने सारे पॉइंट आते हैं। अब हम सब का एक एक करके व्याख्या करेंगे। इसमें पहला आपका है सार्वजनिक आय। सार्वजनिक आय से तात्पर्य है सरकार की आय। इसके अंतर्गत सरकार जो विभिन्न स्रोतों से, विभिन्न माध्यमों से जो आय प्राप्त करता है उसका इसमें अध्ययन किया जाता है। जैसे सरकार कर के माध्यम से आय प्राप्त करता है, जुर्माना से आय प्राप्त करता है और अपराध करने पर दंड देता है, तो उस दंड फलस्वरूप भी सरकार को आय प्राप्त होता है। इसके अलावा सरकार जो है विभिन्न स्रोतों से फीस वसूलता है। साथ में सरकार के अन्य भी बहुत सारे मद हैं और अन्य भी बहुत सारे संस्थान हैं जिससे सरकार को आय प्राप्त होती है। तो सरकार देश के विकास के लिए, देश के उत्थान के लिए जो है प्रयास करता है कि किन किन क्षेत्रों से, किन किन माध्यमों से इतना अधिक आय प्राप्त किया जाए कि देश का समुचित विकास किया जाए, ताकि देश में जो व्याप्त गरीबी है, भुखमरी है, कुपोषण है, असमानता है, बेरोजगारी है, यानी जो अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं, सारे समस्याओं का निराकरण हो सके। तो इसलिए सार्वजनिक आय के अंतर्गत सरकार किन किन माध्यमों से कितना कितना आय प्राप्त करेगा, इन सब का जो है अध्ययन किया जाता है। और दूसरा जो सार्वजनिक राजस्व का जो विषय है वह है सार्वजनिक व्यय। चूँकि आज सरकार का जो मूल उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना तभी होगा जब देश में, समाज में जो गरीबी है, भुखमरी है, असमानता है, ये सब के सब जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक कल्याणकारी राज्य की स्थापना नहीं होगा। और इस कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए सरकार को भारी मात्रा में धन की आवश्यकता पड़ती है। जब तक सरकार के पास भारी मात्रा में धन नहीं रहेगा तब तक समाज में, देश में व्याप्त गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, कुपोषण की समस्या को समाप्त नहीं कर सकता है। इसलिए सरकार जो है सार्वजनिक व्यय जो करेगा, किन किन मदों करेगा, कितना करेगा, उसको पूरा करने के लिए कौन कौन से सिद्धांत अपनाएगा, इन सब का उल्लेख जो है सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत किया जाता है। अब तीसरा है राजस्व का विषय क्षेत्र सार्वजनिक ऋण। सार्वजनिक ऋण से तात्पर्य है सरकार जो ऋण लेता है। ऋण कोई व्यक्ति या सरकार तभी लेता है जब जो उसकी आय है, आय से ज़्यादा यदि वो व्यय करता है तो उस व्यय की भरपाई करने के लिए निश्चित रूप से उसको जो है ऋण लेना पड़ता है। तो ऋण जो है निजी व्यक्ति भी लेता है, सरकार भी लेता है। तो सरकार ये जो है ऋण लेता है, यह ऋण किन माध्यमों से ले, देश से ले या विदेश से ले, वह किन परिस्थितियों में देश से ले, किन परिस्थितियों में वह विदेश से ले और कितना ऋण ले, और उस ऋण का जो है
देश की जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका भी जो है उल्लेख होता है, या इसका भी अध्ययन सार्वजनिक ऋण के अंतर्गत किया जाता है। सरकार क्यों ऋण ले रहा है, उसको ऋण की क्या आवश्यकता है, इसका भी अध्ययन इस सार्वजनिक ऋण के अंतर्गत किया जाता है। अब जो है ये जो राजस्व का जो अगला विषय है, वित्त प्रशासन, यानी ये जो सरकार के पास जो आय प्राप्त हो रहा है उसको किन मदों पर व्यय किया जाए, कितना किया जाए, इसके लिए सरकार जो है बजट बनाता है। और बजट कैसे बनाया जाए, कैसे वह पारित किया जाए, बजट बनाने में क्या समस्या आएगी और बजट को पास कराने में क्या क्या समस्याएं आती हैं, उसका जो है इस वित्तीय प्रशासन के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अब जो है अगला राजस्व का विषय क्षेत्र है आर्थिक स्थिरता एवं विकास या राजकोषीय नीति। आर्थिक स्थिरता, आर्थिक स्थिरता का तात्पर्य है जो देश की अर्थव्यवस्था में जो उतार चढ़ाव आता है, तो देश में कभी मंदी आता है और कभी तेजी आता है। मंदी आएगा तो मंदी के दौरान में जो उद्योगपति होते हैं वह निराश हो जाते हैं और निराश होकर उद्योग से पूंजी हटाना शुरू कर देते हैं। और जब उद्योग से उद्योगपति पूंजी हटाना शुरू कर देंगे तो देश में बेरोजगारी फैलेगा, गरीबी फैलेगा, भुखमरी फैलेगा और अराजकता फैलेगा। समाज, पूरा देश, पूरा समाज निराशा के जंजाल में जकड़ जाता है। और दूसरी तरफ यदि उतार चढ़ाव चलते जो है, यदि अर्थव्यवस्था में तेजी है तो तेजी है तो जो व्यापारी वर्ग हैं और देश के जो पूंजीपति वर्ग हैं उनको तो लाभ होता है, लेकिन देश के जो अधिकांश गरीब व्यक्ति हैं, क्योंकि भारत या जितने पिछड़े हुए देश हैं, जितने भी अल्पविकसित देश हैं, इन देशों में अभी भी आधे से अधिक आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। और जब गरीबी रेखा से नीचे है तो उनकी जो आय है वह न्यूनतम है, वह किसी तरीके से अपनी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हैं। और ऐसी कंडीशन में यदि अर्थव्यवस्था में तेजी आएगा तो महंगाई आ जाएगी, मुद्रास्फीति आ जाएगा, और मुद्रास्फीति आ जाएगा तो देश की जो अभी भी आधे से अधिक आबादी जो गरीबी रेखा से नीचे है उनका जीवन यापन बहुत ही मुश्किल में पड़ जाएगा। इसलिए सरकार का उद्देश्य है कि अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाया जाए, न तो तेजी हो और न ही मंदी हो, इन दोनों के बीच की स्थिति हो, ताकि समाज के हर वर्ग को कोई कठिनाई न पड़े। इसलिए सरकार जो है इस राजस्व के अंतर्गत या आर्थिक स्थिरता के अंतर्गत सरकार राजकोषीय नीति को अपनाता है। इसके अंतर्गत जब अर्थव्यवस्था में तेजी होता है तो उस समय वह जो है ब्याज दर को जब अर्थव्यवस्था में तेजी होता है तो उस समय सरकार जो है भारी मात्रा में कर लगाता है। और जब अर्थव्यवस्था मंदी की स्थिति में होता है तो उस समय सरकार जो है जनता के ऊपर न्यूनतम कर लगाता है, ताकि वह अपनी जीविकोपार्जन को सरल स्वरूप ढंग से व्यतीत कर सके। तो इस प्रकार से राजस्व के अंतर्गत जो है आर्थिक स्थिरता को भी कायम किया जाता है। आर्थिक स्थिरता के साथ विकास का भी काम किया जाता है या इसका अध्ययन किया जाता है। अब इसके बाद है संघीय वित्त व्यवस्था। संघीय वित्त व्यवस्था का तात्पर्य होता है जब किसी भी देश में अनेक सरकार होते हैं, जैसे पूरे देश को संचालन करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य स्तर पर संचालन करने के लिए राज्य सरकार और स्थानीय स्तर पर चलाने के लिए, स्थानीय व्यवस्था चलाने के लिए स्थानीय सरकार होता है, जैसे पंचायत,
गांव पंचायत होता है और शहरों में नगर महापालिका होता है। तो यह संघीय वित्त व्यवस्था के अंतर्गत ये जो आय व्यय का जो हिसाब किताब है, ये इसको वितरित किया जाता है, आवंटन किया जाता है कि केंद्रीय स्तर पर उसको कितने धन की आवश्यकता है, ताकि पूरे केंद्र में, पूरे देश में जो समस्या है उसकी समस्या का निराकरण हो सके। साथ ही प्रदेश स्तर पर, राज्य स्तर पर भी किसी भी राज्य को कितने धन की आवश्यकता है, ताकि उस राज्य का पिछड़ापन दूर हो सके, उसका विकास हो सके, इस हिसाब से उसको धन आवंटन किया जाता है। उसी प्रकार से जो स्थानीय सरकार है, स्थानीय सरकार को भी अपने स्थानीय स्तर की जो समस्याएं हैं, उस समस्या को दूर करने के लिए उसको कितनी धन की आवश्यकता होती है, उस धन के हिसाब से उसको धन का आवंटन किया जाता है, ताकि जो है स्थानीय स्तर की जो समस्याएं हैं वह दूर हो सके। तो इस प्रकार से संघीय वित्त व्यवस्था के अंतर्गत धन का या आय व्यय का आवंटन किया जाता है राज्य के हिसाब से, और स्थानीय स्थिति के अनुसार से धन का आवंटन किया जाता है, ताकि जो है पूरे देश स्तर पर देश का विकास हो सके और राज्य स्तर पर राज्य का विकास हो सके और स्थानीय स्तर पर स्थानीय समस्याएं दूर हो सके। और इस प्रकार से पूरा देश में जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों के विकास में समानता स्थापित हो सके। ठीक है, अब आज का जो टॉपिक यही समाप्त हुआ। अगला लेक्चर जो है आज राजस्व का जो है, राजस्व के संदर्भ में आगे और चर्चा किया जाएगा।